Dear students, good afternoon to everyone. आज हमारा टॉपिक है रिवीजन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। रिवीजन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस में बच्चे हम आपको दोबारा से फूड रिसोर्सेस की डिस्कशन करेंगे और ये चैप्टर आपका दिसंबर के सिलेबस में भी है, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मीन्स कि ऐसे फूड रिसोर्सेज जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, उन रिसोर्सेज के अंदर ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट करनी है कि वो रिसोर्सेज हमें क्वालिटी में भी ज्यादा मिले और क्वांटिटी में भी ज्यादा मिले और उनके कोई भी हमारी बॉडी पे बैड इफेक्ट्स भी ना हो। आ गई मेरी बात समझ कि मैं क्या कहना जा रही हूँ? तो ऐसी टेक्निक्स हमने यूज करनी है, ऐसे मेथड्स हमने यूज करने हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे पास क्वांटिटी आ सके। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी की हमें नीड क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे हमारे कंट्री की इंक्रीज होती जा रही है और उस पॉपुलेशन डिमांड को पूरा करने के लिए, उस पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए हमें ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है जो क्वांटिटी तो इंक्रीज करे ही करे लेकिन साथ में कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ पे ना दे। आई मेरी बात समझ? इस चैप्टर के जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी, यू हैव टू मार्क दैट पॉइंट्स इन द प्रैक्टिस कॉपी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यू हैव टू राइट इन द प्रैक्टिस नोटबुक सो दैट यू मस्ट नो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, क्या इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाउ वी प्रिपेयर दिस चैप्टर, हमें इस चैप्टर की रिवीजन कैसे करनी है। As you everyone knows, you have a exam in December this month, so be regular in learning and be regular in attending the class. तो फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट में हमारे दो स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वन इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तेरे को डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? तू बाहर बैठ के टेस्ट करना तो बाहर बैठ के। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सेकंड है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। राइट बेटा? ये दो जो हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर के स्टार्ट में ही इन टॉपिक्स का क्या मीनिंग है आपने इनके नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, बट प्रैक्टिस कॉपी में आपको इसको कैसे करना है ताकि आपका जो टॉपिक है वेल रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है adoption of the various farming methods, various farming techniques, ऐसे methods को adopt करने की टेक्निक, adoption of various methods, ऐसे methods को adopt करना जिससे हमारा एग्रीकल्चर क्या हो, इम्प्रूव हो। ऐसी टेक्निक्स को यूज करना, ऐसे मेथड्स को यूज करना जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो। जब भी हम एग्रीकल्चर इम्प्रूव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्वालिटी की एज वेल एज क्वांटिटी की। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो और क्वांटिटी ना हो ताकि वो हमारी पॉपुलेशन तक पहुंच ही ना पाए, और ऐसा भी नहीं है क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो और क्वालिटी बिल्कुल ना हो ताकि उनको खाने का, उनको इनटेक करने का कोई भी बेनिफिट ना हो। सो व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? इट इज द अडॉप्शन ऑफ वेरियस टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर यील्ड, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। एग्रीकल्चर यील्ड, ठीक है। अब इसके अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मैंने लिखा वेरियस मेथड्स।
अब ये वेरियस मेथड्स है कौन से, आपने सुना है ये वेरियस मेथड है। नंबर 1 क्रॉप रोटेशन, नंबर 2 है इंटरक्रॉपिंग, नंबर 3 है मिक्स्ड क्रॉपिंग। हम इन्हें भी रिवाइज करेंगे कि ये मेथड्स क्या हैं, हम इन्हें भी रिवाइज करेंगे। लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आपने क्या मेंशन करना है, ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करना जो हमारी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं और वो हमारे एग्रीकल्चर में चेंजेस ला सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को बेटर बना सकते हैं। Isn't it? अबे, अलीश, अनीशा, ज्योति, लक्षित, आप सब नोट करोगे प्रैक्टिस कॉपी पे और इनकी रिवीजन आज से ही स्टार्ट कर दोगे। एग्जाम बहुत पास है तो इनका साथ साथ रिवाइज करते जाना है, राइट? तो और वो वाले टेक्निक्स और वो वाले मेथड्स कौन से हैं? क्रॉप रोटेशन है, इंटरक्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है। Now we are talking about the second definition, that is the organic farming. जैसे कि फार्मिंग का मतलब आपको पता है क्रॉप्स को ग्रो करना, और उस फार्मिंग के आगे वर्ड आ गया ऑर्गेनिक। आज बार बार किसकी बात होती है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात होती है। ऑर्गेनिक वर्ड जब भी आता है बेटा तो नेचुरल की बात होती है, यानी कि ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल्स बिल्कुल ना हो। अगर हम उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो वो केमिकल्स से नहीं बने होने चाहिए। अगर हम उसके अंदर पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो वो केमिकल्स से नहीं बने होने चाहिए। केमिकल्स से नहीं बने होने चाहिए मींस किसके बने होने चाहिए? नेचुरल। और जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लांट्स के प्रोडक्ट्स की, हम बात करते हैं एनिमल्स के प्रोडक्ट्स की। प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट से कोई भी सब्सटेंस न्यू बनता है वो ऑर्गेनिक है, वो नेचुरल है। और ऑर्गेनिक और नेचुरल हमें कभी भी लॉस नहीं देता बेटा। लॉस का मतलब है हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, हमारी बॉडी उससे हेल्दी रहती है, हमारी बॉडी को कोई भी उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। अब जैसे मेट्रो सिटीज की बात करो, लोगों के पास टाइम बहुत कम है, लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कि हर सब्सटेंस उन्हें इजीली और जल्दी से अवेलेबल हो जाए, तो फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करते हैं और केमिकल्स का ज्यादा यूज करते हैं। इससे उन्हें जो प्रोडक्ट मिलता है वो तो बहुत जल्दी मिल जाता है, बट उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत होते हैं। उसके हार्मफुल इफेक्ट्स का मतलब क्या है? डिजीजेस करता है। आज छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लगी हुई है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, शुगर है। और जो पहले जमाने में माँ बाप पेरेंट्स अपने बच्चों की डाइट की जितनी केयर करते थे उससे ज्यादा डबल ट्रिपल केयर आज के पेरेंट्स अपने बच्चों की करते हैं। आज के पेरेंट्स उससे डबल ट्रिपल केयर करते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चों को बहुत जो है डेंजरस डिजीजेस है। ज्यादा केयर करने के बाद डिजीजेस कैसे हो सकती है? ज्यादा केयर करने के बाद जो डिजीजेस है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है बच्चे कि हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं वो केमिकल्स वाला कर रहे हैं। अब हमारे अंदर वो केमिकल्स भी जा रहे हैं साथ में। जब हमारे अंदर केमिकल वाला फूड जाएगा बच्चे, तो वो केमिकल्स जो हैं कभी भी हमें बेनिफिट नहीं देते। केमिकल्स हमेशा हमारे लिए डेंजरस हैं, हमारे को स्किन प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, हमारे को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी क्लास के बच्चों को स्पेक्स लगी हुई है, क्या उनके पेरेंट्स विटामिन ए नहीं देते? विटामिन ए देते हुए भी उनको स्पेक्स क्यों लगी हुई है? उनको कैरेट खिलाते हैं, उनको आंवला खिलाते हैं, उनको विटामिन ए के सारे सोर्सेस देते हैं,
फिर भी उनको स्पेक्स लग जाती है। इसका मतलब कुछ भी नेचुरल उनके पास नहीं जा रहा, उनके पास कैसा फूड जा रहा है, आर्टिफिशियल फूड जा रहा है, ऐसा फूड जा रहा है जो केमिकल्स से बना हुआ है। उनके अंदर ऐसा फूड जा रहा है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो हैं लेकिन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ भी नेचुरल तरीके से नहीं बना हुआ। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग व्हिच इज फ्री फ्रॉम केमिकल्स, व्हिच इज टोटली नेचुरल। अब क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। यू हैव टू राइट द एडवांटेजेस कि हम कोई भी नेचुरल चीज यूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट्स ये है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल पॉल्यूट नहीं करता। हमारा एनवायरनमेंट, अब अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। environment pollution does not takes place, right? एनवायरमेंट में पोल्यूशन इससे नहीं होगी। एनवायरमेंट हमारा क्या रहेगा? हेल्दी रहेगा एनवायरमेंट हमारा, तो पोल्यूशन नहीं होगी। अगर पोल्यूशन नहीं होगी तो बहुत सारी डिजीजेस से हम बच सकते हैं, ठीक है। और इसका फायदा और क्या है कि जो फूड हमें मिल रहा है, फूड ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, food obtained by this method is free from chemicals, right? जो फूड हमें इस मेथड से मिलेगा वो क्या होगा? केमिकल्स फ्री होगा। एंड थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट आप मस्ट लिखोगे। हमारी सॉइल क्या रहेगी? हेल्दी, राइट? क्या क्या लिखा है मैंने? पहला, हमारे एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं होगी, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रहेगा। अब हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रहेगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, हम बहुत सारी बीमारियों से सेफ रहेंगे, क्योंकि 90% डिजीजेस का कॉज क्या है? डर्टी एनवायरनमेंट। 90% डिजीजेस का कारण है डर्टी वाटर, डर्टी एयर और डर्टी फूड। तो हमारे को एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगी। फूड इस मेथड से जो फूड मिलेगा दैट इज फ्री फ्रॉम केमिकल्स, वो केमिकल फ्री होगा। जब हम केमिकल्स इनटेक नहीं करेंगे तो हमें साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और थर्ड क्या बोला है कि सॉइल के अंदर जब केमिकल्स नहीं जाएंगे तो सॉइल भी हेल्दी रहेगी, सॉइल भी फर्टाइल रहेगी, सॉइल के अंदर एसिड फॉर्म नहीं होगा। अगर सॉइल के अंदर एसिड बनता है बेटा, तो सॉइल अगर एसिडिक हो जाती है तो दैट एसिडिक सॉइल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। नॉट गुड फॉर हेल्थ का क्या मतलब? हम सॉइल थोड़ी इनटेक कर रहे हैं। जो प्लांट्स उस एसिडिक सॉइल में ग्रो करेंगे, वो प्लांट्स जो प्रोडक्ट्स देंगे हम उनको इनटेक करेंगे, तो हमारे अंदर भी वैसे ही प्रोडक्ट्स जाएंगे। सॉइल का हेल्दी होना, सॉइल का फर्टाइल होना, इट इज वन ऑफ द बेसिक गुड साइन, ठीक है। तो ये थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस। नाउ वन अनदर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा रिपीट होता है पेपर्स में हर साल कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में क्रॉप सीजन आना पड़ेगा। हम अपने ये बहुत सारी क्रॉप्स देखते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे देखते हैं जिनके हम सीड्स इनटेक कर रहे हैं, जैसे कुछ के हम लीव्स इनटेक कर रहे हैं। सीड्स में आप एग्जांपल ले सकते हो, जितनी भी क्रॉप्स हैं जैसे उनके आप सीड्स खाते हो, जैसे आप ले सकते हो बार्ले है, मेज है, व्हीट है, राइस है।
पल्सेस आ गई इसके अंदर, सीड्स के अंदर ही पल्सेस आ गई, जैसे कि पल्सेस में आप चना ले सकते हो, मटर ले सकते हो, ठीक है, ग्राम ले सकते हो, ग्रीन ग्राम ले सकते हो, ऑयल सीड्स ले सकते हो इसमें, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल के सीड से ऑयल हमें मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नट्स ले सकते हो, नट्स में आपके आ गए ड्राई फ्रूट्स जितने हैं वो आ गए, ग्राउंडनट आ गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है। लेकिन इन टाइप ऑफ क्रॉप्स के ग्रो करने के डिफरेंट सीजन है। डिफरेंट सीजन का मतलब है कुछ क्रॉप्स को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप और कुछ क्रॉप्स को हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। यस बेटा, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। बहुत कॉमनली खरीफ और रबी में डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। तो ऐसी क्रॉप्स जो ग्रो करती हैं हॉट और वेट कंडीशन में, हॉट एंड वेट कंडीशन, ऐसी क्रॉप्स जो हॉट और वेट कंडीशन में ग्रो करी जाती हैं, और ऐसी क्रॉप्स जो कोल्ड और ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई में, उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। जो कोल्ड और ड्राई सीजन में ग्रो की जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, और जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं हॉट में, हॉट एनवायरनमेंट में, वेट एनवायरनमेंट में, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। अब इसमें आप कह सकते हो बिगिनिंग ऑफ जून एंड जुलाई, राइट, इसे आप बोल सकते हो बिगिनिंग ऑफ जून एंड जुलाई, और इसे बोल सकते हो बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर नवंबर, राइट। रबी क्रॉप को बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, और खरीफ क्रॉप बिगिनिंग ऑफ जून एंड जुलाई ग्रो की जाती हैं। तो हार्वेस्ट कब की जाएंगी? जो जून एंड जुलाई में ग्रो करी जा रही है वो सितंबर और अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाएगी, राइट। और जो अक्टूबर और नवंबर में ग्रो करी जा रही है वो मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करी जाएगी। दोनों की अब 3-3 पॉइंट हो गए। अब दोनों की एग्जांपल दे दो। खरीफ की है राइस है, ग्राउंडनट है, ग्रीन ग्राम है, राइस है, कोकोनट, ग्राउंडनट है, ग्रीन ग्राम है, राइट। और इधर रबी क्रॉप्स की है व्हीट है, मस्टर्ड है, व्हीट है, मस्टर्ड है, बार्ले है, नोट डाउन कर रहे हो आप साथ साथ? यू मस्ट नोट डाउन। जितनी बार आप नोट डाउन करोगे, जितनी बार आप लिखोगे, उतनी बार आपका टॉपिक 100% आपके माइंड में प्रिंट होता जाएगा, आपको याद होता जाएगा। तो 3 पॉइंट और एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का क्वेश्चन बनता है। क्या लिखा मैंने इसमें? हॉट एंड वेट कंडीशन में खरीफ, और कोल्ड और ड्राई में रबी, बिगिनिंग ऑफ जून एंड जुलाई खरीफ, बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर दैट इज रबी, हार्वेस्ट हो रही है सितंबर और अक्टूबर में खरीफ, मार्च एंड अप्रैल में हो रही है रबी। देन आई पुट द एग्जांपल, खरीफ का राइस, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम, और रबी की wheat, mustard and barley. I hope so there is no doubt in this topic. Now we move to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि जो क्रॉप्स ग्रो करती हैं सॉइल में, वो कैसे ग्रो करती हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर सॉइल हेल्दी नहीं है, सॉइल फर्टाइल नहीं है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो
क्रॉप्स हेल्दी नहीं हो सकती। अगर सॉइल के अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट हैं तभी सॉइल क्या है, हेल्दी हो सकती है। तो प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं और प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं दे आर कॉल्ड द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं दे आर कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, राइट। क्रॉप न्यूट्रिएंट्स की में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं और कौन कौन से मैक्रो हैं और कौन कौन से माइक्रो हैं। यू हैव टू मेक द टेबल फॉर दिस। मेरे साथ आप एक टेबल बनाओगे विच विल हेल्प टू इजी लर्निंग। इजी लर्निंग में तुम्हें हेल्प करेगा। सो मेक ए लिस्ट। सोर्स क्या है पहले उनका, एयर वाटर। नंबर 1 सोर्स क्या है, एयर, देन वाटर, देन सॉइल, देन यू हैव टू राइट द नेम्स। नेम्स में एयर से आपको मिल रहा है कार्बन, ऑक्सीजन। मेक द टेबल अलोंग विद मी। एंड कार्बन और ऑक्सीजन मैक्रो में आता है, कौन सी टाइप में आता है, मैक्रो। राइट। देन फॉर वाटर, आपको पता है वाटर से उसे कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी मिल रहा है लेकिन मेन इसको मिल रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन वो एयर से ले रहा है, एक्वेटिक वाटर से ले रहे हैं। अदरवाइज जो एयर में प्लांट है, लैंड में प्लांट है, वो एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वाटर से हाइड्रोजन ले रहे हैं। हाइड्रोजन ये भी किस लिस्ट में आएगा, मैक्रो। थर्ड आ गया आपका सॉइल। सॉइल में आपके आ गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, राइट, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हैं आपके मैक्रो। ये सॉइल से ही मिल रहे हैं लेकिन क्या है, मैक्रो। अब सॉइल से कुछ माइक्रो भी मिल रहे हैं। माइक्रो में बेटा आपका आयरन, मैग्नीज, राइट, लिख रहे हो, बोरॉन, जिंक। 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। कॉपर, Cu, कॉपर, देन क्लोरीन, Cl, एंड लास्ट 7th न्यूट्रिएंट है मोलिब्डियम। मोलिब्डियम का MO सिंबल, इसका मैं नाम भी ब्रैकेट में लिख रही हूं क्योंकि ये आपके लिए नया है। MOLYB, DEUMUM, राइट। ये आपके 7 न्यूट्रिएंट्स हो गए मैक्रो। माइक्रो 6 आपके हो गए, 7 आपके हो गए माइक्रो जो सॉइल से मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 आपको मिल रहे हैं सॉइल से मैक्रो। 6 और 7 कितने होते हैं, 13। एक आपको मिल रहा है वाटर से 14 और 2 आपको मिल रहे हैं एयर से 14 + 2 = 16। तो एक टोटल न्यूट्रिएंट की हमारे पास माइक्रो और मैक्रो की क्या लिस्ट आ गई, 16 न्यूट्रिएंट्स।
और मैंने तुम्हें बताया है कि जो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं किसी क्रॉप को उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इन न्यूट्रिएंट के सोर्सेस कौन कौन से हैं? इन न्यूट्रिएंट के सोर्सेस हैं एयर है, वाटर है एंड सॉइल। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास लेफ्ट हो रही है मैं उनके नाम नोट कर रही हूँ। आई विल टॉक टू देयर पेरेंट्स कि उनकी क्लास लेफ्ट क्यों हो रही है, राइट? क्या रीजन है उनकी क्लास के लेफ्ट होने का? 3 स्टूडेंट्स की क्लास लेफ्ट हुई है अभी अभी, सो मैं उनकी एब्सेंट मार्क करूंगी बेटा, ठीक है? जिनकी क्लास लेफ्ट हुई है उनकी एब्सेंट लगेगी। अपने फ्रेंड्स को मैसेज दे देना ये वाला कि जिनकी क्लास लेफ्ट हुई है उनकी प्रेजेंस नहीं लगेगी आज, राइट? तो मैंने क्या बोला, एयर से क्या मिल रहा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन किस अमाउंट में चाहिए? मैक्रो। वाटर से मिल रही है हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो इन द मैक्रो अमाउंट। सॉइल से मिल रही है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये भी किस अमाउंट में मिल रही है? मैक्रो। सॉइल से ही मिल रहा है आयरन, मैग्नीज, और उसके बाद है बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन एंड मोलिब्डियम। These are in the micro amount. The plant need these nutrients in the micro amount. Yes, जैसे तुम्हारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कुछ कम में चाहिए। अब बटर है, मक्खन है, सारा दिन तो नहीं आप खाते रहते। आप चपाती ब्रेकफास्ट में भी खा रहे हो, लंच में भी खा रहे हो, रात को भी खा रहे हो, लेकिन उसके ऊपर बटर तो आप मॉर्निंग में खा रहे हो। ऐसा थोड़ी बटर दोपहर को भी रोटी के ऊपर बटर रख रख के खा रहे हो, और रात को भी रोटी के ऊपर बटर रख रख के खा रहे हो, शाम को भी बटर खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को इतना फैट थोड़ी चाहिए जितना कार्ब चाहिए। चपाती में कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब ज्यादा चाहिए, फैट इतना थोड़ी चाहिए। अगर ज्यादा फैट खा रहे हो तो ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा फैट खा रहे हो और वर्कआउट कम कर रहे हो तो वो फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा और आप कैसे दिखोगे? मोटे, राइट? आप फैटी दिखोगे, ओबीज हो जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी के इर्द गिर्द वो फैट डिपॉजिट हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसे आपको भी न्यूट्रिएंट्स कुछ कम अमाउंट में, कुछ ज्यादा अमाउंट में नीड होते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट कम और ज्यादा चाहिए। So I hope so this topic is clear to you. We move to the last topic of the today lecture, that is manure and fertilizer. This is the last topic of today lecture. बहुत ज्यादा हमने आज रिवाइज कर लिया है। जिनकी क्लास लेफ्ट हुई है और जो इररेगुलर है, I will deduct the marks of that student. उनको मैं इंटरनल असेसमेंट नहीं देने वाली हूँ, उनको इस बात का लॉस मिलेगा। So put a line in between, write manure in one side and fertilizer in the opposite side. Yes, what are manure and what are fertilizers? Everyone knows manure भी nutrients हैं और fertilizers भी nutrients हैं, लेकिन जो nutrients नेचुरल तरीके से सॉइल में बनते हैं, डेड एंड डिकम्पोज होते, डेड मैटर डिकम्पोज होती है, तो वो है मैन्योर। और जो है फर्टिलाइजर्स, जब सॉइल में नेचुरल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जब सॉइल में नेचुरल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो केमिकल्स से बनते हैं वो फैक्ट्रीज में, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। वो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को,
but in the form of chemicals. मेरा लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्या लिखेंगे हम इसको? नेचुरल फर्टिलाइजर रहेंगे। राइट, दीज आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और उस तरफ आप क्या लिखोगे? ह्यूमन मेड फर्टिलाइजर है, ह्यूमन मेड सब्सटेंसेस है, ये ह्यूमन मेड सब्सटेंसेस हैं। एक मिनट रिवाइज कर ले, मेरा लास्ट है। सेकंड पॉइंट लिखो, जो मेन्योर है इसकी फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस है और ये फास्ट प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट लिखो, ये नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, not transport from one place to another, or can be transport from one place to another. आई मेरी बात समझ? ये फोर्थ पॉइंट, ये चीप होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं। फर्टिलाइजर कॉस्टली होते हैं, मैन मेड है, कॉस्टली होते हैं और वो चीप होते हैं। उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि वो नेचुरल तरीके से सॉइल में बन रहे हैं और उन्हें केमिकल्स में पैक करके लेबोरेटरीज में पैक करके ले जाया जाता है, तो वो नेचुरल तरीके से नहीं बन रहे, तो उनको पैकेट्स में बंद करके जहां पर जिस एरिया की सॉइल में डेफिशिएंसी है उस एरिया की सॉइल में लेकर जाया जा सकता है और वहां पर इनपुट किया जा सकता है उसको। तो कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और मैन्योर क्या है? उनके बनने की स्लो प्रोसेस है, उनके डीकम्पोज होकर चेंज होने की स्लो प्रोसेस है और उनकी फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की कौन सी प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है। और वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, वो मैन मेड फर्टिलाइजर्स है। राइट, तो यहां तक आपको अपना ये चैप्टर रिवाइज करना है। आज ही आपको ये चैप्टर अप टू मैन्योर और फर्टिलाइजर रिवाइज करना है, लर्न करना है, इसके इन बिटवीन क्वेश्चंस करने हैं, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं और बी रेगुलर इन द लर्निंग। अदरवाइज इंटरनल असेसमेंट, जो बच्चे रेगुलर नहीं है उनकी अटेंडेंस अगर कम होती है, उनकी इंटरनल असेसमेंट अफेक्ट करेगी। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, कन्वे द मैसेज, और वही बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, दोज हु आर रेगुलर इन अटेंडिंग द क्लास, रेगुलर इन वर्क। ओके, क्लियर है? आकाश सर, आकाश सर,